चलिए और बताइए कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, रेलवे वाला जो हम फर्स्ट क्लास लिए थे उसमें दीपक कुमार जी का क्या कमेंट आया है कि अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। और ये कमेंट कौन से वीडियो पे किए थे कि जब हम फिजिक्स के पहला चैप्टर का जो प्रीवियस साल के प्रश्न के क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए दीपक जी, हम आपको बता देना चाहते हैं या उनके जैसे और भी अगर किन्हीं को कंफ्यूजन ऐसा है कि इतना इजी प्रश्न नहीं पूछता है, तो इन चीजों पर हम आपको क्या बता देना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे द्वारा लिया जा रहा है वो प्रीवियस साल 2024 के ही पूछे गए सभी प्रश्न थे। जो 25 में एग्जाम पड़ा ना रेलवे वाले, आंसर की आपका जारी हुआ उसका है। ठीक है, और आज देखिए कि जो आज इस क्लास में हम ये जो बायो का प्रश्न लेने वाले हैं, यह बायो 2026 ईस्वी के एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी के क्वेश्चन है। और अगर आप ऐसा कह रहे थे कि नहीं प्रश्न अब ऐसा नहीं पूछता है, तो अवश्य आप इस वीडियो को पहले देखिए। एक एक प्रश्न आज हमारा टॉपिक से संबंधित, कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं आपके साथ। और आपको लगता है कि प्रश्न काफी इजी है, मतलब जब टॉपिक्स बाय टॉपिक्स क्वेश्चन वैसे भी आपको दिया जाता है तो ऐसे मन में सवाल उत्पन्न होते होंगे कि यह टॉपिक्स तो काफी आसान है, लेकिन जब वही क्वेश्चन मिक्स के रूप में आएंगे तो उसी समय बुझाता है कि क्वेश्चन कौन हार्ड है और कौन आसान है। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका को लेकर के चलेंगे। ठीक है, 148 क्वेश्चन है हमारे पास जो पूछा गया है एकदम हूबहू। ये प्रश्न हम 148 नंबर से पीछे की ओर चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पीपीटी बनाए गए वह हार्ड टू इजी लेवल है, मतलब अगर क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे तो हार्ड होगा, उससे कम हार्ड दूसरा होंगे, अर्थात सबसे आसान 148 नंबर प्रश्न है। तो 148 से पीछे की ओर हम करते हुए क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। और आप सब लोग सभी को उत्तर भी देना है जिस तरीके से। और साथ में अगर दीपक जी के जैसे अगर और भी किन्हीं को अगर कुछ कंफ्यूजन होते हैं तो वह अवश्य आप कमेंट कीजिए, उनका जवाब अवश्य ही दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ हम जवाब देने के लिए ही बने हैं, ना कि धोखाधड़ी करने के लिए। ठीक है, अवश्य, क्योंकि अगर जो चीज़ हम पढ़ें उससे हमारा रिजल्ट ही ना हो तो उसे हमें पढ़ने से क्या फायदा है, इसलिए धोखा नहीं। ठीक है, अभी चलिए ये इस प्रश्न का आंसर हमें बताइए। प्रश्न देखिए, हूबहू एकदम प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, कहीं से कुछ छेड़छाड़ नहीं। बताइए कौन सी प्राथमिक विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहने की अनुमति देता है। अब इसमें समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये बात तो हम पहले ही जानते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब कौन से तथ्य उसको यह अनुमति देता है, करता क्या है, इसमें पाचन एंजाइम होते हैं, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, ये कैल्शियम आयन संग्रहित करते हैं, या यह ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित करता है। अब इन चारों में कौन सा ऐसा काम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है जिसके कारण ही इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जिसके कारण ही इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह पावर हाउस किसका, सोच के देखो ना, पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस अर्थात एनर्जी देगा। तो जो उसमें ऊर्जा होंगे उस ऊर्जा को एटीपी में बदलने का कार्य करेगा। और सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। इस तथ्य के कारण ही हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए पीछे की ओर बढ़ते चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है, मतलब कोशिका के संरचनात्मक मतलब कोशिका में यह भाग नहीं पाया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा। देखिए कोशिका द्रव पाया जाता है, ठीक है, क्यों कोशिका द्रव पाया जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो कोशिका के अंदर, ये संकल्पना कीजिए ये कोशिकांग हो गया, इसमें बहुत सारे कोशिका हो गया, ये बहुत सारे कोशिकांग है, तो इसके बीच में कोशिका द्रव भरा हुआ रहता है जो कि कोशिका को एक नियमित संरचना देने का कार्य करता है। तो कोशिका द्रव तो होते हैं,
क्या आप सुने हैं कि हृदय होता है? क्या आप सुने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति भी क्या होते हैं जो कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर परत की आवरण होती है, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका द्रव भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं और कोशिका भित्ति भी होता है। तो होता कौन है? कोशिका में हृदय की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि उसमें केंद्रक होते हैं और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हृदय नहीं होते हैं। तो कौन संगठित अंग नहीं है? तो ऑप्शन बी है जो इसका संगठित अंग नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ। जीव द्रव झिल्ली के भीतर जो तरल पदार्थ सामग्री होते हैं उसे क्या कहते हैं? यहां समझो कि जीव द्रव है जो झिल्ली के भीतर तरल सामग्री होते हैं, उसमें होता क्या है? राइबोसोम, केंद्रीय झिल्ली, कोशिका द्रव या कोशिका भित्ति? देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि पादप कोशिका में ये अगर कोशिका हो गया तो इसके ऊपर एक और परत रहेगा जिसको हम सब कोशिका भित्ति कहेंगे। कोशिका द्रव इसके बीच में भरा रहेगा, ठीक है। और राइबोसोम, प्रश्न क्या पूछा? जीव द्रव झिल्ली के भीतर, जीव द्रव झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ, देखिए ना इसके अंदर में जो तरल पदार्थ है उसी को तो हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? कोशिका द्रव। सही आंसर क्या हो जाएंगे? कोशिका द्रव हो जाएंगे। साफ शब्दों में पूछने का मतलब ये हो रहा कि कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सब कोशिका द्रव कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न। कौन सी कोशिकांग अंग है जो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? जो 148 नंबर प्रश्न अगर गौर से सुने आप तो आंसर अवश्य इसको आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा को एटीपी में बदलने का कार्य कौन करता है? ऊर्जा को एटीपी में बदलने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। शायद प्रश्न पढ़िए, उत्तर यही होगा। कौन से कोशिका अंगक है जो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयनात्मक पदार्थ को सक्षम बनाता है? चलिए यहां के बाद छोड़ दीजिए, यहां के बाद आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया गया। क्या आप इतना नहीं जानते हैं कि एटीपी को ऊर्जा को एटीपी में बदलने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे। चलो अगले प्रश्न पे चलो, इसका आंसर कमेंट करो। क्या कहा जा रहा है? अभी हम सब इजी टू हार्ड की ओर बढ़ते हुए चल रहे हैं। नाभिक के निकट सघन अभिरंजित जालीदार संरचना को सर्वप्रथम किसने देखा, जिन्हें अब गोल्जी काय के रूप में जाना जाता? मतलब इस प्रश्न का पूछने का मतलब डायरेक्ट हो रहा है कि गोल्जी काय का खोज किसके द्वारा किया गया। जैसे रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया है, रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया है 1665 ईस्वी में। कैमिल गॉल्गी, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किसका खोज किया? ल्यूवेनहॉक ने किसका खोज किया? जीवाणु का खोज किया। ल्यूवेनहॉक जीवाणु का खोज किया। देखिए इसमें गोल्जी काय की बात करी तो इसके नाम में ही छुपा हुआ गोल्गी, तो कैमिलो गोल्गी के द्वारा गोल्जी उपकरण का खोज किया गया। कैमिलो गोल्गी के द्वारा गोल्जी उपकरण के खोज किए गए। तो डायरेक्ट इस प्रश्न में पूछने का मतलब वही था कि गोल्जी काय के रूप में जाना जाता है, उसका खोज किसके द्वारा किया गया? कैमिलो गोल्गी के द्वारा जाना जाता है। चलिए किस कोशिकांग को कोशिकाओं का आत्मघाती थैली कहते हैं? और ये प्रश्न जो पढ़े होंगे कि कोशिका में किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, और 9th क्लास में ही ये कोशिका टॉपिक्स काफी अच्छा से पढ़ना है। अगर आप सभी लोग पढ़े होंगे तो अवश्य इसका सभी का उत्तर आपको पता होगा, ठीक है। चलिए कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? क्या आप नहीं जानते हैं कि लाइसोसोम को ही कोशिका में आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कहा यह जाता है कि अगर लाइसोसोम फट जाए, अगर लाइसोसोम क्या हो जाए? फट जाए, तो सभी कोशिका क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। सभी कोशिका क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। इसलिए
आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिए लाइसोसोम का कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे भोजन को पचाना, मतलब अगर उसमें कोई भी टुकड़े चले जाते हैं तो उस टुकड़े को महीन टुकड़े में बदलना लाइसोसोम का काम है, लाइसोसोम का काम है, ठीक है। और साथ में जीवाणु या कोई भी बैक्टीरिया को मारने का कार्य भी लाइसोसोम के द्वारा ही करता है। और ये समझो कि ये कोशिका है ना, इसके अंदर में लाइसोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, कोशिका के अंदर में लाइसोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या कहें? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कैमिल गोल्गी के द्वारा गोल्जी काय की खोज की गई, कैमिल गोल्गी के द्वारा गोल्जी काय की खोज की गई, कैमिल गोल्गी के द्वारा गोल्जी काय की खोज की गई। चलिए अगले प्रश्न लगाते हैं और उसका आंसर दीजिए। 142 नंबर क्या पूछा जा रहा कि जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को खाली स्थान कहते हैं, कोशिका स्राव कहते हैं, कोशिका श्वसन कहते हैं, या कोशिका विभाजन कहते हैं, या कोशिका संलयन कहते हैं। देखिए नई कोशिका बन रहा अर्थात उसको हम सब कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं, उसको हम सब किस नाम से जानते हैं? कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। चलिए 141 नंबर प्रश्न आइए। न्यूक्लियॉन परमाणु में पाए जाने वाले अब परमाणविक कण होते हैं, इसमें क्या शामिल होते हैं? अर्थात न्यूक्लियॉन में परमाणु में पाए जाने वाले अब परमाणु कण होते हैं, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, केवल न्यूट्रॉन होता है, केवल प्रोटॉन होता है। देखिए आप सबको अगर आप इस चीज पर फोकस कीजिए, खाली न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन पर सिर्फ फोकस कीजिए तो अवश्य इसका उत्तर आप दे पाइएगा। किस पे फोकस करना है? न्यूक्लियॉन पर सिर्फ फोकस कीजिए तो इसका उत्तर आप अवश्य दे दीजिएगा। कि ये पूछ रहा न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन परमाणु में पाए जाने वाले अब परमाणविक कण होते हैं। और इसमें होता है क्या? तो देखिए न्यूक्लियॉन में जो पाए जाते हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियॉन में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कोई भी परमाणु के नाभिक में N तथा P होते हैं, जबकि इसके में चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है, इसमें चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो अब परमाणविक कण कौन है किसमें? न्यूक्लियॉन में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए ये दो चीज आप हमारे तरफ से याद रख लीजिए। किसी भी परमाणु की त्रिज्या अगर आपसे पूछे, परमाणु की त्रिज्या पूछे तो 10 पर पावर -10 मीटर लगाना। अगर परमाणु की नाभिक की त्रिज्या पूछ दे, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या पूछ दे तो 10 पर पावर -15 मीटर आंसर लगाना है आपको, ठीक है। और केंद्रक में क्या होंगे? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी ओर चक्कर लगाएंगे। न्यूक्लियॉन में क्या शामिल है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो इसका आंसर कमेंट करो। करा जीव द्रव पटलाव्यतिरिक्त वनस्पति पेशी मध्य खाली लेप्ट। अरे क्वेश्चन कुछ और करके एक चीज ये कर दिया है और उसमें जीव द्रव, चलिए पर प्रश्न ही अलग एआई के द्वारा अलग टाइप किए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को काटते हैं और कंफ्यूज ना हो तो अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर, जैसे समझ लीजिए कि ये रहा प्लाज्मा झिल्ली, अर्धपराग में प्लाज्मा झिल्ली होते हैं, भीतर में इसमें तरल सामग्री को क्या कहते हैं? जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। बार बार इसको हम कह रहे हैं कि इसको हम सब कोशिका द्रव कहेंगे, इसको हम सब क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे, क्योंकि कोशिका के भीतर बहुत तरल पदार्थ होते हैं जो कोशिकांग की सुरक्षा करता है, जो कोशिकांग की सुरक्षा करता है उसे हम सब क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में क्या जंतु कोशिकांगों में उपस्थित नहीं होता है? कौन नहीं होता? जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। देखिए जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे आप खुद सोचिए। क्लोरोप्लास्ट तो इसमें पौधे वाले कोशिका में होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर तो होना चाहिए क्या? सी नंबर होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। चलिए कौन से विवरण कोशिका द्रव को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन से द्रव को? कोशिका द्रव को। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ होते हैं, उसी को ना कोशिका द्रव कहते हैं। देख लीजिए प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की बात आई, काट दो।
क्रोमैटिन के रूप में उपस्थित अनुवांशिकी, ये क्रोमैटिन की कोई बात नहीं अभी कही गई है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ की मात्रा जिसमें कोशिकांग होते हैं, यही चीज ना अभी तक हम रिपीट कर रहे हैं, यही चीज ना हम अभी तक क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ की मात्रा जिसमें कोशिकांग क्या होते रहते, तैरते हुए रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव कहा जाता है। तो आंसर हमारा सी हो गया, आंसर हमारा सी हो गया। चलिए इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक कोशिकीय जीव को द्विखंडन या बहुखंडन के बीच में सही अंतर करता है? मतलब होना क्या चाहिए, द्विखंडन, और होना चाहिए क्या, बहुखंडन। इसके बीच में सही डिफिनेशन क्या कहता है? तो इसको पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द्विखंडन से दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। बात सही है, द्विखंडन से कौन सी कोशिका का निर्माण होगा? जब कोई द्विखंडन होंगे तो दो अलग भागों में कोशिका बटेगा। बहुखंडन से एक साथ कई संतति कोशिका का निर्माण होता है, ये तो सही हो सकता है, पर आगे पढ़ लें। द्विखंडन केवल बहुकोशिकीय जीव में होता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। एक कोशिकीय जीव में भी होता है। द्विखंडन के परिणाम स्वरूप कई संतति कोशिका बनते, कई गो नहीं, सिर्फ दुइये गो बनेगा, ये भी गलत है। द्विखंडन के लिए बीजाणुओं की आवश्यकता होती है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ये भी गलत है। अर्थात सही आंसर क्या हो गया कि द्विखंडन में दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा, जबकि बहुखंडन में बहुत सारे कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलो, अगले प्रश्न की ओर चलो। और काफी मजेदार भी आज लग रहा होगा, रीजन क्योंकि हार्ड टू इजी नहीं, इजी टू हार्ड, जस्ट अपोजिट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबरिंग के हिसाब से, बट पढ़ने में काफी इंटरेस्ट हो और ये प्रश्न पूछे गए, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिका में रिक्तियां की सही तुलना करता है? मतलब अब समझ लो, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में रिक्तियों की सही तुलना करता है। देख लेते हैं। देखिए, रिक्तियां पादप और जंतु दोनों कोशिका में उपस्थित अनुपस्थित होते हैं, ये समझो। तो देखिए, अनुपस्थिति की बात आई तो शायद हम इसको काट देना चाहिए, क्योंकि अगर अनुपस्थिति होता दोनों में तो फिर वो पाया कहाँ जाएगा, कहीं नहीं। इसलिए पहले ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, पहले ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। देखिए, जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में बड़ी रिक्तियां पाई जाती है, बड़ी रिक्तियां पाई जाती है। देख लीजिए, नहीं, जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में बड़ी, पादप कोशिका की तुलना में बड़ी नहीं, पादप में ही बड़ा होता है। इसलिए ये भी गलत है कि पादप कोशिका में ही रिक्तियां बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तियां छोटी होती है, और ये जस्ट अपोजिट दिया। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियां होती हैं, हाँ ये बात सही है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तियां होती है, ये सही है हमारा। ठीक है, कि पादप कोशिका में जो रिक्तियां होती है वो बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तियां जो है वह छोटी होती है। तो 135 का सही आंसर सी हो गया। चलो, ये इस प्रश्न का आंसर बताओ। कोशिका में केंद्रक झिल्ली, कोशिका में केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है? समझ लिए, ये कोशिका हो गया, इसका एक भाग केंद्रक हो गया, और इस केंद्रक में एक झिल्ली जो लगे हुए हैं उसको केंद्रक झिल्ली कह दिए। अब उस केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है जो पूछ रहा है। तो देखो, अब ये समझो, इसमें और भी बहुत सारे अंग हैं, और भी बहुत सारे अंग हैं। इसमें बीच में ये भरा हुआ है जीव द्रव, बीच में भरा हुआ है जीव द्रव, और यहाँ पे ये केंद्रक है, और इसमें भी केंद्रक में एक झिल्ली लगा हुआ है। अब कह रहा है यह केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थ के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। समझा करो, ये केंद्रक हो गया, ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया, और इसका जो झिल्ली है तो ये कोशिका द्रव और केंद्रक, केंद्रक, ये केंद्रक हो गए, केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थ के स्थानांतरित को नियंत्रित करता है। हाँ, ये कर सकता है क्योंकि ये झिल्ली है, तो हो सकता है कि कुछ पदार्थों को कोशिका द्रव को अंदर जाने दे भी सकता, नहीं भी दे सकता। अर्थात अभी तक तो जो पढ़ रहे हैं उसमें पहला हमें सही लग रहा है। अभी दूसरा पढ़ो। यह केंद्रक में गैसों और जल के अणुओं को प्रवेश को रोकता नहीं, उसमें गैस उस नहीं, ये भी अर्धपरागमय ही होता है। ठीक है, यह समसूत्रण के दौरान केंद्रक विभाजन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह गुण सूत्रीय गतिविधि है, गुण सूत्र के लिए कोई कार्य नहीं होता। अर्थात ये जब चारों ऑप्शन पढ़े तो इसमें सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन कौन सा लगा, तो ऑप्शन ए लगा हमें। कौन सा ऑप्शन लगा, ऑप्शन ए हमें ज्यादा सटीक लगा, इसलिए इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। सही आंसर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो 34 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया।
ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न बताइए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? क्या कह रहा असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन, कोशिका की आकृति प्रायः उसके कार्य से संबंधित होते हैं। सभी कोशिका समान आकार और आकृति के होते हैं। कोशिका गोल, अंडाकार, तर्करूपी, शाखित हो सकते हैं, ये बात सत्य है। तंत्रिका कोशिका आवेग के चालन में सहायक करने का कार्य करने के लिए लंबी होती है, ये भी सही है। अब समझो कि पहला होगा या दूसरा होगा, पहला होगा या दूसरा होगा। तो पहला कह रहा कोशिका की आकृति प्रायः उसके कार्य से संबंधित है। सभी कोशिका समान आकृति और आकार के होते हैं। सभी कोशिका समान आकृति एवं आकार के होते हैं, मतलब पहले और दूसरे में ही कोई हैं जो आंसर होंगे। क्या सभी कोशिका हम अभी तक पढ़े हैं कि समान आकार और आकृति का होता है? समान आकृति और आकार के होते हैं, ऐसा हम जानते हैं? हम जानते हैं तो नहीं। सभी कोशिका समान आकार और आकृति के नहीं होते हैं, अलग अलग आकृति एवं आकार के होते हैं, क्योंकि उनकी आकृतियां उनके कार्य पर निर्भर करता, उनकी आकृतियां उनके कार्य पर निर्भर करता है। इसलिए इसमें कौन कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी ही असत्य है, ऑप्शन बी ही असत्य। बाकी सभी क्या हो गए? सत्य हो गए। इसलिए आंसर इसका बी होगा, आंसर इसका बी होगा। चलो 132 नंबर, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु, क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक जीवन के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु का मोचन करता है? और ये प्रश्न पहले ही पढ़ा गया है, और सूत्र कणिकाएं जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा यह क्या है। लेकिन बताइए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप नहीं पढ़े हैं कि ऊर्जा को एटीपी में बदलने का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, और जिसका हिंदी सूत्र कणिकाएं होती है। तो इसका सही आंसर तो यही हो गया, सही आंसर तो इसका यही हो गया, इसलिए इसका सही आंसर यही हो गए, तो आंसर इसका यही होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर आगे चलें। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा। अगले क्वेश्चन आ जाइए, यहां क्या कहे जा रहे हैं प्रश्न, यहां देखिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए बहुकोशिकीय की बात करा कि जो भी बहुकोशिकीय जीव है इसमें कोशिका के विभाजन का क्या कार्य है? बहुकोशिकीय जीव में कोशिका के विभाजन का क्या काम है? एक मिनट, हाँ क्या प्रश्न पूछ रहा हमसे? बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिका में वृद्धि, मरम्मत और प्रतिस्थापन करना, पोषक तत्वों के अवशोषण और अपशिष्ट का उत्सर्जन करना, पोषक तत्वों के अपशिष्ट एवं उत्सर्जन करना। अगला क्या कह रहा? अगला देख लीजिए, अगले नंबर ऑप्शन क्या कह रहा? तीसरा, कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थ का परिवहन करना, कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थ का क्या करना? परिवहन करना, या रिक्तियों का निर्माण या स्फीति का बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 131, 131 देखिए, 131 प्रश्न को गौर से पढ़िए, गौर से पढ़िए, उसके बाद पता चलेगा कि कोई भी बहुकोशिकीय जीव है जो कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
तो देखिए कोशिका विभाजन वह इसलिए करेगा क्या कि पोषक तत्वों को अवशोषण के लिए नहीं, कोशिका झिल्ली के माध्य पदार्थ के परिवहन के लिए नहीं, रिक्तियों के निर्माण के लिए नहीं। तो मुख्य तो ऑप्शन ए ही हमें लग रहा है जो काफी ज्यादा सटीक है, क्योंकि क्षतिग्रस्त अगर होगा तो कोशिका विभाजन के द्वारा वह पूरा कर सकता है। अगर उसमें वृद्धि करना या मरम्मत करना या प्रतिस्थापन कोई भी ऐसे कार्य करने हैं तो बहुकोशिकीय जीव क्या करता, कोशिका का विभाजन करता। बहुकोशिकीय जीव क्या करते हैं, कोशिका का विभाजन करता है। चलिए चलिए इधर बढ़ना था हमें। आइए इस प्रश्न पर आइए, निम्नलिखित में कौन से कथन पादप कोशिका में लवक का सही वर्णन करता है। पादप कोशिका में किसका, लवक का सही वर्णन करता है, ये बताइए हमें। तो क्या करा, वे पौधे और जंतु कोशिका दोनों में समान मात्रा में पाए जाते हैं, गलत बात है। जंतु कोशिका में नहीं लवक पाए जाते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के लिए बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते नहीं, ये भी गलत है। वे केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, ये बात सही है। क्योंकि लवक लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक है, और एक हरित लवक, ठीक है। तो अब ये है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ना कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। प्लाज्मा झिल्ली खाली स्थान से बने होते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली मतलब जैसे ये हो गया, यहाँ पे जो झिल्ली होते हैं वह लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। एक प्रयोग के दौरान एक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसको लाइसोसोम फट जाते हैं, बहुत अच्छा, जिससे पाचक एंजाइम कोशिका द्रव में मुक्त हो जाते हैं। आगे क्या होने की सबसे अधिक संभावनाएं रहेगी। अब ये समझो कि यहाँ क्या कहा गया कि कोई भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया, जब क्षतिग्रस्त हो गया तो लाइसोसोम्स फटेंगे और वो जो है नष्ट हो जाएगा, कोशिका क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिससे पाचक एंजाइम कोशिका द्रव में मुक्त होगा और आगे क्या होना सबसे अधिक संभावना है। क्या करा, कोशिका का आकार बढ़ जाएगा, कोशिका का आकार क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये कहना है क्या, कोशिका का आकार बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि एक कोशिका मर चुका है तो आकार नहीं बढ़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। लाइसोसोम का काम था कि जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया उसको नष्ट कर देना, माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ कोई कार्य नहीं है। केंद्रक तेजी से विभाजित होगा, नहीं, विभाजन होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोशिका स्वयं नष्ट हो जाएंगे और मर जाएंगे, ये होगा, क्योंकि जो कोशिका क्षतिग्रस्त हुआ है अगर लाइसोसोम फट के उसके ऊपर छिड़काव तरल पदार्थ कर दे तो जाहिर सी जो कोशिका बेकार था, क्षतिग्रस्त था, वह कोशिका क्या हो जाएंगे, स्वयं नष्ट हो जाएंगे और वो मर जाएगा। आइए, निम्नलिखित में कौन से जीव द्विविखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। द्विविखंडन द्वारा तितली करता है क्या, लिस्मेनिया करता है क्या, गुलाब के पौधे, नीम के पौधे, भाई लिस्मिनिया करता है। लिस्मिनिया में जीव में द्विविखंडन होते हैं, तो सही आंसर बी हो जाएंगे, लिस्मिनिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलो। रुक्ष अंतःप्रद्रवीय जालिका जो कि होते हैं REC, जैसे एक होते हैं अंतःप्रद्रवीय जालिका, तो रूखड़ी अंतःप्रद्रवीय जालिका और एक चिकनी प्रद्रवीय अंतर्जालिका। इसमें रूखड़ी की बात पूछी जा रही है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए खाली स्थान धारण करती है, जबकि चिकनी अंतःद्रवीय जालिका संश्लेषण करता है। मतलब अब यहाँ पूछा है कि रूखड़ी अंतःद्रवीय जालिका द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण करके क्या बनाता है, और जबकि चिकनी अंतःद्रवीय जालिका द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करके क्या बनाता है। देखिए, जो रूखड़ी अंतःप्रद्रवीय जालिका है वह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए राइबोसोम धारण करती है, राइबोसोम धारण करती है, जबकि चिकनी अंतःद्रवीय जालिका लिपिड का संश्लेषण करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है चिकनी अंतःद्रवीय जालिका। आप सभी पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के जो होते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ये रूखड़ी हो गया और वो सॉफ्ट हो गए, सॉफ्ट एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सॉफ्ट एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करेगा, जबकि रूखड़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम का संश्लेषण करता है। तो आंसर हमारा बी हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न,
कोशिका विभाजन की वह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं को गैर प्रजनन, जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं को गैर प्रजनन, जनन कोशिकाओं को गैर प्रजनन, कोशिका विभाजन की वह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं को गैर प्रजनन कोशिका की तुलना में डीएनए की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न बताइए क्या कहा जा रहा? एका पेशिच विभाजन हुइन दून समान, ये एआई के मिसफील्ड है प्रश्न, साफ शब्दों में दिख रहा कि प्रश्न कुछ बन ही नहीं रहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर जाते हैं? क्या पूछा जा रहा कि ऑक्सीजन जैसे जो सूक्ष्म अणु हैं, ये जो कोशिका झिल्ली है इससे गुजर जाता है, आर पार होंगे अर्धपराग में, लेकिन स्टार्च व प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी अणु में आगे बढ़ने की विशेष ऊर्जा होती है, प्रवेश के लिए बड़ी अणु को टूटना पड़ता है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थ के परागमय होते हैं, और यही सही है क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि जो कोशिका झिल्ली होते हैं वह चयनात्मक पदार्थ के लिए पारगमय होता है। तो सही आंसर सी हो गए। चलिए, प्लाज्मा झिल्ली में वर्णतः परागमय क्यों कहा जाता है? मतलब प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपरागमय क्यों कहा जाता है? यह केवल कुछ पदार्थ को ही भीतर या अंदर आने देगा, वांछनीय पदार्थ में विलीन कर देगा, सभी पदार्थ को स्वतंत्र रूप से गुजरने देगा नहीं, सभी पदार्थ को प्रवेश करने से रोकता। गलत बात है, वह कुछ पदार्थ को आने देते हैं और कुछ पदार्थ को जाने देते हैं, इसलिए इसको तो अर्धपरागमय झिल्ली कहा जाता है। ठीक है जी, और चयनात्मक झिल्लियां कही जाती है। अगले प्रश्न पे चलो। निम्नलिखित में प्रजनन की कौन सी विधि बैक्टीरिया में जनन कोशिका को दो संतित कोशिका में विभाजित करता है? अब सोचो, दुइये को कोशिका में विभाजित करना है तो द्वि विभाजन, बहुत सारी कोशिका होता तो बहुखंडन होता, जबकि यहाँ द्वि विभाजन होंगे। चलिए, कौन सी कोशिकांग कोशिका के भीतर या बाहर द्रव को संविष्ट करने या प्रेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं? अब कौन है इसमें, क्या पूछा है? कौन सी कोशिका अंगक के भीतर कोशिकांग है? कौन से ऐसे कोशिकांग है जो कोशिका के भीतर या बाहर द्रव को संवेशित करने या प्रेषण, मतलब इसमें कौन से ऐसे अंग हैं जो यह बात का डिसाइड करता है कि कोशिका के अंदर में कितना कोशिका द्रव रहना चाहिए, और कोशिका पैकेजिंग का और डिस्पैचिंग का कार्य करेगा कि हाँ, इससे ज्यादा कोशिका द्रव इस कोशिका में नहीं रहना चाहिए। इस बात का डिसाइड करने वाला कौन होता है? तो गोल्जी उपकरण होते हैं, क्योंकि गोल्जी उपकरण के द्वारा ही यह डिसाइड की जाती है, और तभी तो कोशिका को एक निश्चित आकृति देने का कार्य गोल्जी उपकरण ही करता है, क्योंकि उसके अंदर जीव द्रव जो मौजूद है वह कितना रहेगा और कब संवेशित होंगे और कब डिस्पैचिंग होंगे, इस बात का डिसाइड करने के लिए गोल्जी उपकरण ही करता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेट, अब सबको पता है क्या होनी चाहिए, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा से एटीपी में बदलना, ऊर्जा से एटीपी में बदलना। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। सजीवों में कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार आकृति और उसका जो आकार होते हैं वह आकृति और अमाप पे भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कथन कोशिका की आकृति और उनके कार्य की सही तुलना करता है? जैसे अमीबा अनियमित आकार, गति और भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं, जबकि तंत्रिका कोशिका गोल आकृति और भोजन संग्रह में होते हैं। पेशीय कोशिका चपटी और डिस्क आकृति और ऑक्सीजन का वहन करता। लाल रक्त कणिका लंबी, साकित और संदेश प्रेषित करते हैं। और यहाँ देख लीजिए, सही वाला पूछा है या गलत वाला पूछा है, पहले ये डिसाइड कर लो, नहीं तो इसमें लटक जाओगे। तो क्या पूछ रहा है? उनके कार्य की सही तुलना, मतलब सही वाला। तो अमीबा के बारे में तो हम जानते हैं कि यह एक अनियमित आकार के होते हैं, साथ में गति भी करता है और भोजन ग्रहण करने में, हाँ तो ये गति भी करते हैं और भोजन भी ग्रहण करने में सहायक है। पहला ही ऑप्शन हमें सटीक लग रहा, बाकी आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जबकि तंत्रिका कोशिका देखें, गोल नहीं लंबी होता है। पेशीय कोशिका चपटी नहीं होता है। लाल रक्त कोशिका में संदेश प्रेषित लंबी नहीं होते हैं, ये साखित नहीं होता है, इसलिए पहला ही ऑप्शन हमारा क्या सही है।
आइए, निम्नलिखित में कौन से कथन कोशिका की आकृति और आकार को विविध की सही व्याख्या करता है? तो कह रहा कोशिकाओं की आकृति और आकार केवल जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सभी कोशिका की आकृति आकार प्रत्येक जीव में स्थिर रहता है। ये गलत बात है। पादप और जंतु कोशिका में आकार और आकृति समान होते हैं, ये तो कभी संभव नहीं है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो सबसे ज्यादा सटीक तो हमें ऑप्शन डी ही लग रहा है, ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि अभी जस्ट हम इससे पहले पढ़े थे कि किस कोशिका के आकार एवं आकृति कैसा होगा। इस बात का डिसाइड इसलिए होते हैं कि वह कोशिका है कहाँ, क्योंकि उसका कोशिका का कार्य क्या है, उस कार्य के अनुसार ही उसके आकार एवं आकृति दिए जाते हैं, आकार एवं आकृति दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प बहुकोशिकीय जीव में देखे जाने वाले श्रम विभाजन को सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? क्या कहा जा रहा? बहुकोशिकीय जीव में श्रम मतलब उसको विभाजित करने में सर्वोत्तम रूप की व्याख्या करता है। शरीर का प्रत्येक अंग एकल कोशिका से बना होता है, ये गलत बात है। शरीर का प्रत्येक अंग एकल कोशिका से नहीं बना हुआ। आंख की कोशिका अलग है, नाक की कोशिका अलग है, कान की कोशिका अलग है, सभी अंग की कोशिकाएं अलग अलग होते हैं। इसलिए यहाँ प्रत्येक अंग एकल कोशिका से नहीं होगा। विभिन्न कोशिका विशिष्ट के कार्य होते हैं, ये सही हो सकता है, क्योंकि जहां भी कोशिका जो है उन सभी कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। एक जीव में सभी कोशिका एक ही कार्य करते हैं, ये गलत बात है। नहीं तो पता चला कि आंख का काम नाक करने लगता और नाक का काम जीव करने लगता। बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ही प्रकार के कोशिके होते हैं, गलत बात है। जब बहुकोशिकीय जीव हैं तो उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के क्या होंगे? कोशिकाएं होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? विभिन्न कोशिकाओं के विशिष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया। चलिए, ये क्या पूछा जा रहा? सुकेंद्रीय कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? मतलब कोई भी जो अच्छे से व्यवस्थित कोशिका है उसमें डायरेक्ट इसका पूछने का अर्थ ये हो रहा कि केंद्रक का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना हो सकता है। भोजन के भंडार करना नहीं, अपशिष्ट का पाचन करना नहीं, अपशिष्टों का पाचन करना, ये सब इसका लाइसोसोम का काम होगा। तो यहाँ कोशिका के जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। और केंद्रक की खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज किया गया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। निम्नलिखित में कौन से उदाहरण है जो वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? दर्द महसूस करने में सहायक करने हेतु संकेत भेजने वाले एक तंत्रिका कोशिका होता है। लाइसोसोम के बारे में कह रहा, नहीं, तंत्रिका कोशिका तो नहीं देंगे। हानिकारक जीवाणुओं को निगलने और विघटित करने के लिए श्वेत रुधिर कोशिकाओं का कार्य करता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, पर यहाँ से ये सही लग रहा। आगे पढ़ लेते हैं पहले। प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसमें उसका लाइसोसोम का कार्य नहीं है। पेशीय तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य ये भी नहीं है। तब तो फिर ऑप्शन बी ही हमारा सही है। और बी को हम अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये लाइसोसोम की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है कि हानिकारक जीवाणु को निगलने, बात सही है, और उसको विघटित करने वाले श्वेत रुधिर कोशिका डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कोशिकाएं होते हैं। ये चलिए सही है, क्योंकि लाइसोसोम का कार्य हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना है, और इसमें यही बी हमारा सही है। चलिए, ये क्या कहा जा रहा है? द्विखंडन के बारे में निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। यह एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। यह तीव्र और कुशल होते हैं। इसमें अमीबा इससे आबादी की वृद्धि होती है। इसके लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है। सत्य नहीं है, अर्थात असत्य को चुनना। देखिए, द्विखंडन में हम सबको पता है कि 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए गलत तो यही है। बाकी ऊपर क्या है उसको बाद में हम सब पढ़ लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से डिसाइड तो ये हो गया कि 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही जनक होते हैं। अब पढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव में पाया जाता, बहुत अच्छी। यह तीव्र और कुशल होते, ये भी हो सकता है। आबादी में वृद्धि क्यों नहीं होगा? 1 से 2 को बदल गया। लेकिन ये गलत बात है कि जनक के लिए 2 को नहीं बल्कि 1 जनक की आवश्यकता होता है, यही चीज गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए, सॉफ्ट एंडिकुलम रेटिकुलम चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका का निर्माण में सहायक होता है। तो सबको पता है कि लिपिड का होता है, और रूखड़ी होता तो उसके लिए तो हम अलग बताए ही हैं। तो यहाँ चिकनी के लिए लिपिड हो गया,
चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन से विकल्प पादप और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, अच्छा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का सही तुलना करता है। देखिए पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन केवल पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है। देखिए कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है, ये गलत बात है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों दृढ़ होते हैं, ये सही हो सकते हैं, क्योंकि पादप कोशिका जो पेड़ पौधे हैं उसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है, जबकि जंतु कोशिका में केवल नम्य कोशिका झिल्ली होते हैं। ये बात सही हो सकते हैं, पर आगे पढ़ लेते हैं। ना तो पादप ना ही जंतु में कोशिका भित्ति, ये गलत बात है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों, देखिए जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसलिए ये गलत है। तो सही आंसर हमारा दू हो गया। और साफ शब्दों में डिसाइड करो कि पेड़ पौधे में कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है। और ये ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो गया। चलिए, द्विखंडन के दौरान कितने संतति की उत्पत्ति होती है? तो दो होंगे, और जबकि बहुखंडन होता तो बहुत होता। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है? जैसे देखिए हम क्या जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं ना। और हरित लवक पेड़ पौधे में होते हैं। तो दोनों प्रकाश संश्लेषित करता। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं कि वह प्रकाश संश्लेषित करता है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। दोनों श्वसन करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऊर्जा को एटीपी में बदलता है, ना कि श्वसन करता है। दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। ये बात सही है, क्योंकि हरित लवक में भी अपना खुद का स्वयं का डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। इसलिए 109 का सही उत्तर सी हो गया। चलिए 108 नंबर पे पहुंचते हैं। न्यूरॉन में डेंड्रास का प्राथमिक कार्य क्या है? न्यूरॉन, सही बात है, न्यूरॉन सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उसमें बहुत सारे डेंड्रस होते हैं। उसका सही कार्य क्या है? तो अछंतु से कोशिकाओं कार्य तक संकेत को प्रेषित करना। देखिए न्यूरॉन का कार्य तो संकेत पहुंचाना जरूर है। एक सिनेप्स बनाना, ये नहीं पता। विद्युत आवेग उत्पन्न करना, कोई जरूरत नहीं। न्यूरॉन की रक्षा करना नहीं। देखिए न्यूरॉन नाम सुनते ही हमें संकेत को प्रेषित करना, यह चीजें ध्यान रखना चाहिए। संकेत को प्रेषित करना, यह चीजें ध्यान रखना चाहिए। आइए कोशिका अंगक एक जेली में निलंबित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? देखिए कोशिका अंगक है जो एक जेली में तैरता हुआ रहता है। अब उसको हम सब कोशिका द्रव कहते हैं, हिंदी में उसको हम सब कोशिका द्रव कहते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश की बात पूछी जा रही है तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश उसका साइटोप्लाज्म। क्योंकि कोशिका का कोई भी अंग है जो किसी में द्रव में तैरता रहता है, उस द्रव को ही क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं, जिसको हिंदी में कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन से कथन कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच में सही संबंध का सर्वोत्तम रूप वर्णित करता है? सभी कोशिका गोल होते हैं, चाहे उनका कार्य कुछ भी हो, तो ऐसे ही गलत है। कोशिका की आकृति उनके विशिष्ट कार्य के लिए होता है, ये सही है। कोशिका की आकृति यादृच्छिक होते हैं, नहीं, उसकी इच्छा पर नहीं। सभी कोशिका कार्य में समान होते हैं, गलत बात है। हम बार बार बोले, और ये प्रश्न तीसरी बार अभी तक घुमाया है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुसार उसको मिलता है, कार्य के अनुसार उसको मिलता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लाज्मिडियम में भी स्वयं के खाली स्थान और खाली स्थान होते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में अभी हम पढ़े, उसका खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, और डीएनए में मात्र एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में खुद का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है, जो कि क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन अभी हम जस्ट आगे पढ़े थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होते हैं और खुद का 70S राइबोसोम होता है। एक कोश के जीव में अमीबा की आकृति खाली स्थान होती है, निश्चित होती है, स्टार जैसी होती है, चप्पल जैसी होती है, परिवर्तनशील होता है। देखिए अमीबा के अगर आकृति की बात पूछी गई है तो अमीबा की आकृति जो होता है वह परिवर्तनशील होता है। अमीबा की आकृति कैसी होती है? परिवर्तनशील होते हैं। एक कोशिकीय जीव में खाली स्थान होता है, विखंडन। एक कोशिकीय जीव में क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव में क्या होंगे? विखंडन। पूर्ण जनन नहीं, पूर्ण यावन नहीं, खंडन नहीं, विखंडन होता है। तो
4 हो गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक पाचक एंजाइम से भरा होता है जो खराब हुए कोशिका अंगक को ठीक करने एवं उसे बाहर पदार्थ, वही लाइसोसोम, राइबोसोम, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम नहीं राइबोसोम, ये राइबोसोम का कार्य है, राइबोसोम का कार्य है, या लाइसोसोम का नहीं, लाइसोसोम का। देखिए, और कंफ्यूज करने के लिए लिखा क्या, राइबोसोम लिख दिया, राइबोसोम लिख दिया, और लाइसोसोम इंग्लिश वर्ड में, और इसका हिंदी लिख दिया लयनकाय। तो लाइसोसोम होता है, क्योंकि कोई भी खराब कोशिका अगर उसको नष्ट करना या बाहर करना तो यह लाइसोसोम का कार्य है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका भित्ति का एक कार्य नहीं है। देखिए, कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होता है जो कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका को आकार प्रदान करना, कोशिका को यांत्रिक क्षति से बचाना, ये कार्य तो करेगा, और ये कार्य कौन नहीं करेगा, तो करेगा। कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, कोशिका से कोशिका को अन्योन्य अन्योन्य क्रिया में सहायता करेगा। ये तो गलत है, सबसे लास्ट वाला ही हमें गलत लग रहा है, क्योंकि यह उसका कार्य नहीं हो सकता है, अन्योन्य। अच्छा, कोशिका के लिए प्रोटीन, ये नहीं, रक्षा करेगा ना कि प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। कोशिका से कोशिका अन्योन्य क्रिया में सहायता कर सकते हैं, बट प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य इसके पास नहीं है। और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न, और इसको कमेंट कीजिए। हाइड्रा जैसे जीव द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में किया जाता है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषित कोशिका, पूर्ण उत्पाद कोशिका, रंध्री कोशिका, या युग्मिक कोशिका। तो फटाक से इसे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, फटाक से इसे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये हम 48 प्रश्न आज बायो का कंप्लीट किए हैं। अभी समझ लीजिए 100 क्वेश्चन अभी इसका और बाकी है, 100 क्वेश्चन अभी इसका और बाकी है। तो इजी टू अभी हार्ड लेवल की ओर हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, और उम्मीद रखते हैं कि ये 3 क्लासें चलेगी। तीनों क्लास में अवश्य आपको सेल से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं छूटेगा जो कि आगामी परीक्षा में रेलवे के आपको छूटने की संभावना है। इसलिए निश्चिंत होकर के इत्मीनान से क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए।